सेक्शन 40 से शुरू करते हैं। ठीक, एविडेंस एक्ट में सेक्शन 40 लिख रहा है, प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट टू बार ए सेकंड स्वीट और ट्रायल। ठीक है, यानी कि पूर्व निर्णय जो है, ठीक है, द्वितीय वाद के विचारण में सुसंगत है। ठीक है, और हालांकि इन्होंने जो लिखा हुआ है रेलिवेंट टू बार, ठीक है, तो उसकी हिंदी वारणार्थ पूर्व सुसंगत है, ऐसा कुछ लिखे हैं, यानी रोकने के लिए सुसंगत है कि दूसरा विचारण ना किया जाए। ठीक है, तो द्वितीय वाद है या विचारण है, ठीक है, दूसरा वाद है या विचारण है, इस चीज को जानिए। ठीक, इसके लिए पूर्व निर्णय, ठीक, सुसंगत है। यहीं से समझिएगा तो आगे की धाराएं और आसान हो जाएंगी। पूर्व निर्णय सुसंगत है, कुछ हम स्पेशल नहीं जान रहे हैं, बस जो लिखा है वही चीज हम जानने की जो है कोशिश कर रहे हैं कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ठीक है, काहे के लिए सुसंगत है, रेलिवेंट है, किस चीज के लिए है, उसकी चर्चा कर रहा है। तो कह रहा है रेलिवेंट टू बार यानी वारणार्थ। ठीक है, वारणार्थ सुसंगत है द्वितीय वाद या विचारण को रोकने के लिए। ठीक है, बात समझिएगा। ठीक, इन्होंने लिखा किसी ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व जो किसी न्यायालय को किसी वाद के संज्ञान में से या कोई विचारण करने से विधि द्वारा निवारित करता है, सुसंगत तथ्य है। ठीक है, जबकि प्रश्न यह हो कि क्या ऐसे न्यायालय को ऐसे वाद का संज्ञान या विचारण करना चाहिए। ठीक, विचारण या संज्ञान दोनों बातें, ठीक, इनके लिए सुसंगत है। अब बात आई कि प्रश्न की भाषा को समझिएगा। ठीक, किस जगह सुसंगत है, संज्ञान लेने गए हैं, फैक्ट इन इशू नहीं, संज्ञान और विचारण दोनों बात लिखी हुई है। ठीक है, वाद के कर लीजिए इसको। ठीक, तो संज्ञान का मतलब होता है प्रथम दृष्टया ही। ठीक है, प्रथम दृष्टया ही मामले को जब लाया गया, तो जब दूसरे पक्ष को समन पहुंचता है, वो लिखित दावा करने आता है, तो प्रीवियस किसी जजमेंट को ला सकता है कि साहब इस पर तो निस्तारण किया जा चुका है, ये आप संज्ञान ही नहीं ले सकते हैं, ये आप संज्ञान ही नहीं ले सकते हैं, विचारण तो दूर की बात। या विचारण के दौरान ऐसा कुछ प्रश्न उठे, विचारण के दौरान कोई प्रश्न उस मामले में उठे जिसका पिछले वाद में निस्तारण किया जा चुका हो, या उससे रिलेटेड कुछ भी, यानी कि जो हम प्रांग न्याय, ठीक है, इस सुसंगति को, इस धारा 40 को पूर्व निर्णय की सुसंगति, ठीक है, यानी कि अगर इसको एक कॉलम बना लिया जाए, पूर्व निर्णय सुसंगत है, इसी को रेस जुडिकेटा कहेंगे। ठीक, रेस जुडिकेटा के बारे में सीआरपीसी भी दिया हुआ है, रेस जुडिकेटा के बारे में सीपीसी में भी दिया हुआ है, सब जगह दिया है क्या है नियम। ठीक, और सामान्य तौर पर विधि का हम अध्ययन कर रहे हैं तब भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन रेलिवेंट नहीं होगा तो रेस जुडिकेटा के नियम बेकार हो जाएंगे। विदाउट रेलिवेंसी न्यायालय के सामने तो हम नहीं जा सकते हैं। तो स्पष्ट तौर पर रेस जुडिकेटा के रूप में सेक्शन 40 में सुसंगत किया गया। ठीक, प्रश्न उठता है कि यह रेलिवेंसी कब होगी, तो विचारण के दौरान भी रेलिवेंसी होगी, संज्ञान लेते समय भी रेलिवेंसी होगी। यही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टेक्निकल फैक्ट है कि विचारण के दौरान भी रेलिवेंट है, संज्ञान लेने के दौरान भी रेलिवेंट है। यदि और बाकी आप कौन से पूर्व निर्णय, तो कौन सा पूर्व निर्णय आप पहले से ही जानते हैं,
उन्हीं पक्षकारों के मध्य हो, ठीक है, उन्हीं तथ्यों पर आधारित हो, ठीक है। इन सब से रिलेटेड अगर कोई निर्णय दिया गया है तो अगले वाद में उन तथ्यों के आधार पर पुनः नया वाद नहीं लाया जा सकता है। रेस जुडिकेटा सिंपली आप जान रहे हैं, ठीक है। तो वही बात इन्होंने सबसे छोटे ढंग से कहा है, ठीक है, सबसे शार्ट में कह दिया गया। यानी कि रेस जुडिकेटा का नियम एविडेंस एक्ट में कहाँ पर है? सेक्शन 40 में है, सेक्शन 40 में है, पूर्व निर्णय की सुसंगति, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, रेस जुडिकेटा का नियम। लेकिन बात ये आई, क्या पूर्व निर्णय की सुसंगति से संबंधित धाराएं समाप्त हो गई? नहीं। किसी भी दूसरे वाद के लिए विचारण और संज्ञान में पूर्व निर्णय सुसंगत है, विचारण भी रोका जा सकता है, संज्ञान भी नहीं लिया जा सकता है यदि उसी मामले पर निस्तारण हो चुका है। ये सेक्शन 40 कहता है। सेक्शन 41 क्या कहता है? ठीक है, सेक्शन 41 क्या कहता है? 40 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 41 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोबेट इत्यादि विषयक, ठीक है, रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट ईटीसी, ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, प्रोबेट आदि इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति। प्रोबेट इत्यादि लगा है तो इत्यादि यहीं पूरा कर लिया जाए। विवाह, ठीक है, नवाधिकरण, दिवाला, ठीक है, दिवाला, ठीक। तो यहां कहा जा रहा है किसी सक्षम न्यायालय के प्रोबेट विषयक, विवाह विषयक, नवाधिकरण विषयक, दिवाला विषयक अधिकारिता के प्रयोग में दिया हुआ अंतिम निर्णय, आदेश या डिक्री जो किसी व्यक्ति को या कोई वैधिक हैसियत प्रदान करती है या लेती है, जो सर्वतः न कि किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध किसी व्यक्ति को ऐसी हैसियत का हकदार या किसी विनिर्दिष्ट चीज का हकदार घोषित करती है, तब सुसंगत है, जबकि किसी ऐसे विधिक हैसियत या ऐसी चीज या व्यक्ति या हक का अस्तित्व सुसंगत है। अब मामला आई, उनकी लैंग्वेज तो सर जेम्स स्टीफन की अपनी जगह है, सारी बातें लिख दी गई। इनको समझने के लिए, ठीक है, इनको समझने के लिए क्या कोई कॉमन शब्द हम यूज कर सकते हैं? अगर कर ले जाएं आसान हो जाएगा, ठीक है, आसान हो जाएगा। क्या हम यूज कर सकते हैं? प्रोबेट, विवाह, नवाधिकरण, दिवाला, इन सब से संबंधित एक हम कॉमन शब्द, यानी कि लोकलक्षी निर्णय, अगर यह शब्द यूज कर लें, ऐसे निर्णय जिनसे उत्पन्न प्रभाव पूरी दुनिया के लिए होंगे, ठीक है, ऐसे निर्णय जिनसे उत्पन्न प्रभाव, ठीक है, लिखा है आपका सर्वतः, सर्वतः पूरी दुनिया के लिए। अब आपकी दुनिया आपके विधि के अनुसार रहेगी, उसमें कोई समस्या नहीं है, पूरी दुनिया के लिए हो तो ठीक। और ये जो निर्णय है, ये निर्णय है, थोड़ा सा प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग भी जानिए, इस निर्णय में क्या डिसाइड किया गया है, ठीक है, विधिक हैसियत, ठीक, विधिक हैसियत, इस निर्णय में क्या डिसाइड किया गया है, ठीक है, आपकी लीगल कैरेक्टर को डिसाइड किया गया है, विधिक हैसियत को डिसाइड किया गया है। तो जब आपको एक विधि ने हैसियत दे दी है तो व्यक्तिगत तो होती नहीं है हैसियत, हैसियत तो पूरी दुनिया के लिए होती है, ठीक है। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिए तो सभी के लिए हो गया,
फेसबुक पे स्टेटस लगा दिए, ठीक है, सभी के लिए हो गया। वही हैसियत है, कैरेक्टर है, स्टेटस है, आपको दिया गया है। तो लोकलक्षी निर्णय के माध्यम से जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है वो कहाँ सुसंगत है? पूरी दुनिया के खिलाफ सुसंगत है। उसके लिए लिखा गया कि जब उस व्यक्ति की ऐसी विधिक हैसियत या किसी चीज के हक का अस्तित्व, ठीक है, हक का, टाइटल का जो है अस्तित्व होगा, ठीक है, हैसियत के साथ साथ टाइटल भी जान लीजिए, प्लस हक भी जान लीजिए, ठीक है, तो वो सुसंगत होगा, रेलिवेंट है। और रेलिवेंट इधर मत लिखिए, इनके लिए रेलिवेंट है, सुसंगत है, ठीक है। ये भी तो रेस जुडिकेटा का ही एक नियम है। यहां पर जो बात कही गई उसका पहला एक्सप्लेनेशन, लोकलक्षी निर्णय, ऐसे जजमेंट जिनका नेचर कैसा हो, पब्लिक नेचर के जजमेंट हो, उनको कहाँ सुसंगत घोषित किया गया है? 41 में। जैसे प्रोबेट संबंधी कोई निर्णय दिया गया, विवाह संबंधी दिया गया, नवाधिकरण संबंधी दिया गया, दिवाला, सिंपल याद करना भी है, ठीक है, सिंपल। अब जब हैसियत बन रही है, आप जानते हैं कि द्विविवाह अपराध है, ठीक, तो विवाह पब्लिक होता है ना कि ये विवाहित हैं, ठीक है, ये विवाहित हैं, इस बात को पूरी दुनिया जाने ताकि कोई अपराध ना होने पाए, ठीक, उसको तमाम तरीके से जो है शो किया जाता है। प्रथाएं भी शो करती हैं, ला भी शो करता है। दिवाला हो गया, इससे आप कोई आर्थिक संव्यवहार मत रखिए, इकोनॉमिकली अगर रिलेशनशिप स्थापित करते हैं तो उसकी कोई गारंटी अब नहीं है, वो गारंटी देने के लिए सक्षम ही नहीं रह गया है। तो पूरी दुनिया को बता दिया गया, पूरी दुनिया को। तो रेलिवेंट भी तो सभी के लिए होगा। बस ये रेलिवेंसी में ये ध्यान रखिए, इसी से संबंधित कैरेक्टर या टाइटल की जो है पर क्वेश्चन मार्क लग रहा हो, फैक्ट इन इशू हो, तब रेलिवेंट, दूसरे का नहीं। जिसके लिए यह निर्णय है उसके कैरेक्टर या टाइटल से रिलेटेड कोई नया वाद आ रहा हो, वहां पर ये रेलिवेंट है जजमेंट, क्योंकि ये पब्लिक नेचर के लोकलक्षी जजमेंट है। सेक्शन 41, ठीक है, सेक्शन 41 क्लियर है? क्लियर है? बहुत सिंपल भाषा में, नहीं तो बहुत लोग तो प्रोबेट में उलझे, ये प्रोबेट क्या होता है, विवाह मतलब क्या होता है। आप बताइए कि जब तक किसी का तलाक हो गया, ये पब्लिक नेचर का नहीं होगा, खाली दोनों पार्टियों के लिए ही होगा, तो फिर दूसरा विवाह कैसे होगा? दूसरे वाले को फिर मुकदमा करके पता करना पड़ेगा कि इनका विवाह है मौजूद कि नहीं है, ये थोड़े होगा, ठीक है। पब्लिक नेचर के होते हैं, ये घोषित हो गया तो सभी के विरुद्ध ये घोषित हो गया, ठीक है, रेलिवेंट है, ठीक। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद 42 क्या कहता है, ठीक। तो ये 41 के इस शब्द का लोकलक्षी शब्द का अर्थ 42 में लिखा है, बहुत सीक्वेंस से लिखा है, रटना नहीं पड़ता है, न समझने में कोई समस्या है। लिखा है कि सेक्शन 41 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव, उसके लिए क्या नियम है? वे निर्णय, आदेश, डिक्रियां जो 41 में वर्णित से भिन्न हैं, यदि वे जांच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से संबंधित हैं, सुसंगत हैं, किंतु ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्रियां उन बातों का निश्चय सबूत नहीं है जिनका वे कथन करती हैं। यहाँ 2 नियम बताए गए, ठीक है। पहला नियम क्या है? 41 के निर्णय से भिन्न, ठीक है, यानी कि 41 में जिसकी बात की गई है उससे भिन्न है, ठीक। तो ये क्या होंगे, देखिए यहां अपने हिसाब से इंटरप्रेट करिए। नॉन रेलिवेंट, 41 के निर्णय से भिन्न हैं तो क्या होंगे? नॉन रेलिवेंट हैं, ठीक। फिर
अगर ये निर्णय की जांच की जाए, जब न्यायालय के सामने लाया गया तो न्यायालय इंक्वायरी करती है, जांच करती है, और उस जांच में लोक प्रकृति, पब्लिक नेचर का बात आ जाए, ठीक है, जांच में क्या पता चला कि लोक प्रकृति से संबंधित हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट हो जाएंगे। यानी कि 41 पब्लिक नेचर का था तभी रेलिवेंट हुआ, तो 41 में ही हमने समझ लिया कि सभी के लिए है, ये बात अब सब लोग, दुनिया भर के लोग जान लें। यहां पर उससे भिन्न है, यहां 4 ही विषय तो लिखे हैं, ठीक, यहां पर प्रोबेट, विवाह, नवाधिकरण, दिवाला 4 ही विषय लिखे हैं, दुनिया में हजारों विषय हो सकते हैं। अब इन 4 विषयों से संबंधित नहीं है, कोई और मामला है उससे संबंधित जजमेंट है, और कोई लेके आना चाहता है कि साहब ये तो रेस जुडिकेटा कर रहा है, तो न्यायालय कहेगा कि 41 के प्रोबेट, विवाह, नवाधिकरण, दिवाला से संबंधित है, कहे नहीं साहब उससे संबंधित नहीं है, तो कैसे रेलिवेंट होगा, नॉन रेलिवेंट है। साहब जांच कर लीजिए, साहब ने जांच कर ली, तो उस जजमेंट का नेचर कैसा मिला, पब्लिक नेचर, तुरंत रेलिवेंट हो गया। 41 में नहीं है तो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन जांच में अगर वो पब्लिक नेचर का है तो वो रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक है, रेलिवेंट हो जाएगा, ठीक। लेकिन देखिए ये बहुत खास बात लिखी है अंतिम हिस्से में, ये तो न्यायालय के निर्णय है, जजमेंट है, सक्षम न्यायालय के जजमेंट है, ठीक, तो क्या ये निश्चायक सबूत बन जाएंगे, तो ये कंफ्यूजन ना रहे, ये जो रेलिवेंसी बन रही है, ठीक है, ये जो रेलिवेंसी बन रही है, निश्चायक सबूत नहीं है, ठीक है, कि कोर्ट का दिया हुआ जजमेंट है, निश्चायक सबूत नहीं है। अगर निश्चायक सबूत हो जाता कोर्ट का दिया हुआ जजमेंट तो अपील कैसे होती, कभी सोचे हैं, रटना नहीं है। अगर प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन का यूज करते हुए जजमेंट दिया गया और ये निश्चायक सबूत बन जाए तो अपील कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वही बात, कोई कंफ्यूजन ना रहे, बहुत बेसिक बात लिखी है कि ये रेलिवेंट हैं, निश्चायक सबूत नहीं है कि अब उसी के आधार पे सब कुछ हो जाएगा। रेलिवेंट यहाँ बताया गया है, लाइए फिर हम देखेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है, किस स्तर पर यह मामला है, किस स्तर पे जजमेंट जो है इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, क्या है क्या नहीं, ठीक, ध्यान रखे रहिएगा। यानी 41 में, 42 में क्या क्वेश्चन बनेगा, 41 से भिन्न नॉन रेलिवेंट होते हैं, लेकिन जांच में पब्लिक नेचर के मिल जाए रेलिवेंट हो जाते हैं, रेलिवेंट तो हो जाते हैं पर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं। ये 42 हो गया, ठीक है, 42 हो गया, ठीक, ये 3 सेक्शन क्लियर है। सेक्शन 42 पढ़ रहे हैं तो सेक्शन 42 का इलुस्ट्रेशन क्या कहता है, कई बार प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, एपीओ का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि याद रहे, गलती ना होने पाए, क्योंकि अभी बहुत से दृष्टांत यहाँ मिलेंगे, बहुत जरूरी दृष्टांत हैं, उनको प्रश्न भी आता है, गलती भी होती है, गलती हमें बचाना है, ठीक, ध्यान से पढ़ते हैं, कहने का क्या मतलब है वो हम समझ जाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा। का अपनी भूमि पर अत्याचार के लिए खा पर वाद लाता है, ठीक है, इलस्ट्रेशन है, ये सेक्शन 42 का इलस्ट्रेशन है, ठीक है, क्या का है, खा पर वाद ला रहा है, ठीक है, वाद ला रहा है अत्याचार का, ट्रेसपास का, भूमि, ठीक है, का खा पर वाद लाता है अपनी भूमि पर अत्याचार के लिए, ठीक है, ट्रेसपास के लिए, खा उस भूमि पर लोक मार्ग के अधिकार का अस्तित्व अवकथित करता है। अब ये जो खा है, इसने क्या कहा
कि ये जो भूमि है, ठीक है, का कहता है भूमि अतिचार और खा कहता है लोक मार्ग। ठीक है, खा ने कहा ये तो पब्लिक वे है, लोक मार्ग है, पब्लिक राइट ऑफ वे ओवर द लैंड, लोगों को अधिकार है मार्ग के रूप में इसका प्रयोग करे, लोक मार्ग है। दोनों का दावा। का ने कहा मेरी भूमि अत्याचार किया है खा ने कहा साहब हमने अत्याचार नहीं किया, ये तो पब्लिक वे है इसलिए मैं गया था। ठीक, अच्छी बात, कोई बात नहीं। का द्वारा गा के विरुद्ध उस भूमि पर अत्याचार के लिए वाद में जिसमें गा ने उसी मार्गाधिकार के अस्तित्व अवकथित किया था। ये का जो है ये बहुत मुकदमेबाज है, ठीक है, मुकदमा बहुत करता है। इसने पूर्व में प्रीवियसली गा पर वाद किया था, ठीक है, पूर्व में वाद किस पर किया था? गा ने भी कहा था लोक मार्ग, ठीक है, और इसका भी वाद अत्याचार का ही है, ठीक है, इसने भी कहा था कि अत्याचार किया है। अब इस पूर्ववाद में जजमेंट क्या हुआ है जिसमें गा ने उसी मार्गाधिकार का अस्तित्व कथित किया था? प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री का अस्तित्व सुसंगत है, यानी कि जो ये पूर्ववाद है, पूर्ववर्ती वाद है, इसमें निर्णय क्या है? निर्णय है लोक मार्ग माना गया, पब्लिक वे माना गया था, गा के पक्ष में डिक्री हुई थी। अब जब का ने खा के विरुद्ध वाद लाया तो खा क्या कह रहा है? खा एक जजमेंट लेके आता है जो कि का और गा के वाद में जजमेंट दिया गया था, ठीक, और गा के इस दावे को कि ये पब्लिक वे है माना गया था। इस निर्णय को खा लेकर आता है, तो ये निर्णय रेलिवेंट होगा या नहीं? तो कहा गया रेलिवेंट है, लेकिन निश्चायक साक्ष्य नहीं है। ऐसा क्यों, बताइए, कोई बताएगा? नहीं 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 नहीं, लाइन लेंथ नहीं पकड़े। चलिए मैं बताता हूं। मान लीजिए इस निर्णय को दिए हुए, ठीक है, मान रहा हूं मैथमेटिक्स वाला, 5 वर्ष बीत चुके हैं। का और गा के बीच जो वाद हुआ था, ठीक है, गा के पक्ष में जो डिक्री पारित हुई थी उसको इस समय जब खा पर वाद लाया गया, 5 वर्ष बीत चुके हैं। क्या स्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकता है कि वो पब्लिक वे ना रह गया हो सकता है। वही इसने लिखा है, वही लिखा गया है कि जिस समय निर्णय दिया गया था लोकमार्ग का अस्तित्व माना गया था, लेकिन खा पर जब वाद लाया जा रहा है इस समय लोकमार्ग का अस्तित्व है या नहीं ये तो अब डिसाइड करेंगे, लेकिन पहले लोकमार्ग था, ये जजमेंट आया है, उसके रूप में गा के पक्ष में दिया गया निर्णय रेलिवेंट है। क्लियर हो गया? यानी कि अपनी भाषा में बना लीजिए कि यहां पर क्या क्वेश्चन मार्क लगा, क्या वर्तमान में भी अस्तित्व में है? ठीक है, क्या वर्तमान में भी लोकमार्ग अस्तित्व में है? अगर है तो अच्छी बात, बाकी रेलिवेंट है ये आप बता सकते हैं साहब पहले ये लोकमार्ग था, अब वो पता चले कि जो है प्लाटिंग की जमीन है, आजकल तो बड़ा यूज है इस सेक्शन का, ठीक है,
रियल इस्टेट सेक्टर में प्लाटिंग किए, अपने हिसाब से बेचे, उसके बाद पता चला कि प्लाटिंग में प्लाट थोड़ा दाहिने बाएं कर दिए, इधर कमार गुट के उधर पहुंच गया, उधर कमार गुट के उधर पहुंच गया, बैनामा लेके घूम रहे हैं, मुकदमेबाजी चल रही है। बात समझ रहे हैं? लोकमार्ग अस्तित्व में है या नहीं है? स्थितियां बदल सकती हैं, ठीक है, स्थितियां बदल सकती हैं। मान लीजिए कि एक टेढ़ा मेढ़ा पब्लिक मार्ग है जो गांव के बाहर से जाता है, गांव के भीतर सीधा रास्ता भी बन सकता है, लेकिन वो किसी की निजी संपत्ति है, वो सरकार से समझौता कर लेता है कि ठीक है साहब, हमको उधर की ओर जमीन दे दी जाए, तो हम अपनी इस जमीन पर दावा छोड़ देंगे, रास्ता इधर से निकाल दीजिए। अब रास्ता इधर से निकल गया, उसको उधर की जमीन मिल गई। अब पता चला कि जो है उधर कोई कहे नहीं, यहाँ तो निर्णय हुआ था, ये पब्लिक वे है। अब सिचुएशन बदल गई है, रेलिवेंट है लेकिन निश्चय सबूत नहीं है। याद रखे रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इलस्ट्रेशन, ठीक। इसके बाद 43 सेक्शन क्या कहता है? सबसे मजेदार तो ये है, सेक्शन 43 क्या कहता है? कह रहा है धारा 40, 41, 42, ठीक है, 40 अपनी बात कहा, 41 अपनी बात कहा, 42 ने कहा कि जो है 41 वाली बात। अब कह रहा है 40, 41, 42 जो भी पढ़े हैं आप, में वर्णित से भिन्न निर्णय, इसमें जो निर्णय है इससे भिन्न निर्णय, ठीक है, इससे भिन्न निर्णय कब सुसंगत होगा, कब रेलिवेंट होगा, ये बताइए। हेडलाइन है, ठीक है, हेडलाइन है। क्या है हेडलाइन का जवाब? क्या है? 40, 41, 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश या डिक्रियां विसंगत हैं, ठीक है। क्या है? क्वेश्चन मार्क का क्या आंसर मिल रहा है? विसंगत हैं, ठीक है, पहला निर्णय ये मिला इस क्वेश्चन मार्क का, ठीक। जब तक कि ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व विवादक न हो, ठीक है। अगर इसका अस्तित्व, इस निर्णय का अस्तित्व, ठीक है, विवादक बन जाए, इस निर्णय का अस्तित्व विवादक बन जाए तब, ठीक है, वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत सुसंगत, अन्य उपबंध के अंतर्गत सुसंगत ना हो, ठीक। कहने का इनका क्या मतलब है कि 40, 41, 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश, डिक्रियां विसंगत हैं जब तक कि ऐसे आदेश, निर्णय या डिक्री का अस्तित्व विवादक ना हो या इस अधिनियम के किसी उपबंध के अंतर्गत सुसंगत ना हो, तब सुसंगत होंगे, ठीक है। यानी कि जब इसका अस्तित्व विवादक हो जाए तो क्या हो जाएगा? सुसंगत हो जाएगा, प्लस अन्य कहीं सुसंगत ना हो, तब ये सुसंगत हो जाएगा। यानी कि सामान्य नियम क्या है? 40, 41, 42 से जो भिन्न निर्णय होते हैं वो विसंगत होते हैं, नॉन रेलिवेंट होते हैं, लेकिन और कहीं सुसंगत ना हो, साथ में उनका विवादक, वो उनका जो अस्तित्व है वही विवादक हो जाए तो सुसंगत हो सकता है, अन्यथा सुसंगत नहीं होंगे, ठीक है। बहुत बड़ी बात 2 लाइनों में सर जेम्स स्टीफन ने लिख दी है, ध्यान से आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए इलस्ट्रेशंस पढ़ते हैं, क्या है, और इलस्ट्रेशंस में सभी इलस्ट्रेशंस नहीं, चुने हुए, ठीक, देखते हैं इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। इलस्ट्रेशन बी, इलस्ट्रेशन बी, ठीक है। का अपनी पत्नी गा के साथ जार्म कर्म करने के लिए खा का अभियोजन करता है। का ने अभियोजन किया है गा पर, ठीक है। कारण
पत्नी खा से जार कर्म एडल्ट्री, ठीक है, गा का अभियोजन कर दिया है, ठीक, अच्छी बात। खा इस बात का प्रत्याख्यान करता है, ठीक है, सॉरी, पत्नी गा है, उल्टा लिख गया, पत्नी जो है गा है और अभियोजन खा का किया गया है, ठीक है, पत्नी गा है, ठीक, अभियोजन खा का किया गया है। खा इस बात का प्रत्याख्यान करता है ग का की पत्नी है, इसने क्या कहा, ठीक है, क्या डिनाई किया कि ग का की पत्नी है, ठीक है, खा ने कहा नहीं साहब ग का की पत्नी नहीं है, ठीक है, फिर भी खा को जार्म कर्म के लिए दोषी माना गया, फिर भी जार कर्म के लिए दोषी माना गया। और जार कर्म के लिए दोषी तब माना जाएगा जब गा को पत्नी मानेगा न्यायालय का की, ठीक है, अर्थात न्यायालय ने गा को का की पत्नी मानते हुए दोषी कर दिया, ठीक भाई, कोई बात नहीं। तत्पश्चात का के जीवन काल में खा के साथ विवाह करने पर द्विविवाह के लिए गा अभियोजित की जाती है। गा कहती है कि वह का की पत्नी कभी भी नहीं थी। खा के विरुद्ध दिया गया निर्णय गा के विरुद्ध विसंगत है। बड़ी मजेदार बात, न्यायालय ने पत्नी मान लिया है गा को, ठीक है, गा को पत्नी मान लिया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, खा के साथ विवाह कर लिया गा ने, ठीक है। अब नई कहानी शुरू हुई, क्या शुरू हुई, खा प्लस गा का विवाह, यानी जार कर्म की सजा काट के जब खा आया तो अंततः खा और गा का विवाह हो गया, ठीक। अब फिर से ये गा जो पत्नी है इसके विरुद्ध का द्वारा, भाई द्विविवाह का अभियोजन कौन कर सकता है, संबंधित पक्षकार, विवाह का पक्षकार, इसके अलावा कोई उसके लिए वाद नहीं ला सकता है। ये आपने पढ़ रखा है सीआरपीसी में, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं। गा पत्नी थी जो, ठीक है, उसके आधार पर खा का अभियोजन हुआ, फिर वो खा से विवाह कर लेती है। अब गा के विरुद्ध का द्वारा द्विविवाह का अभियोजन किया जाता है, ठीक है। अब प्रश्न है, क्या खा के विरुद्ध दिया गया पूर्ववर्ती निर्णय गा के विरुद्ध सुसंगत है? क्वेश्चन मार्क लग गया। यह वाला निर्णय, ठीक है, जो दोषी किया गया था, यह क्या रेलिवेंट है कि नॉन रेलिवेंट है? आंसर है विसंगत है, नॉन रेलिवेंट है। अब या तो रट लीजिए या तो समझ लीजिए, क्यों, दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो रट लीजिए या तो समझ लीजिए। समझ लेंगे तो प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए हो जाएगा, रट लेंगे तब तो फिर हो सकता है किसी के लिए भी ना रहे। यह विसंगत क्यों है, यह विसंगत क्यों है, कोई बताएगा?
क्यों नहीं है? तो मामला आया क्या कि यह जो निर्णय पहले वाला था पब्लिक नेचर का नहीं है, इसलिए यहाँ पर रेलिवेंट नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। अब आगे चलते हैं कि क्यों पब्लिक नेचर का नहीं है। देखिए स्टेप बाय स्टेप। का ने खा को अभियोजित किया, किसके लिए? जार कर्म के लिए, कि पत्नी है उसकी गा। ठीक। अब बात आई कि जार कर्म के लिए अभियोजन का अधिकार का को ही सिर्फ प्राप्त है, और व्यक्तिगत रिलेशनशिप में हस्तक्षेप करने के कारण, खा द्वारा हस्तक्षेप करने के कारण खा को दोषी माना गया। ठीक है, यह व्यक्तिगत संबंधों में हस्तक्षेप है, इसलिए इसमें दिया गया निर्णय कैसा है? प्राइवेट नेचर का है। पहली बात। दूसरी बात, जब गा विवाह कर लेती है, जब गा विवाह कर लेती है खा से, यानी जो एडल्ट्री के लिए दोषी माना गया था XYZ किसी से भी कर ले, तो अब गा के विरुद्ध का लाना चाहता है इस निर्णय को। तो यह निर्णय प्राइवेट नेचर का होने के कारण सिर्फ और सिर्फ का और खा पार्टी हो तो इनके बीच रेलिवेंट हो सकता है, और किसी के बीच नहीं। यहां पर पार्टी कौन है? ठीक है, का और गा पार्टी हैं, यानी कि यहां पर पार्टी जो हैं का और गा हैं, खा नहीं है। इस वजह से, और यह भी द्विविवाह के अपराध का जो रिजल्ट होता है, जजमेंट होता है, केस होता है, ये भी प्राइवेट नेचर का होता है, पब्लिक नेचर का नहीं होता है। ठीक है, प्राइवेट राइट को डिसाइड करने के लिए होता है कि आपके अधिकार का उल्लंघन हुआ है, प्राइवेटली, पब्लिकली नहीं। तो उसके विरुद्ध अब ये का खा वाले निर्णय को लाना चाहता है। तो का खा के बीच वो प्राइवेट था, तो यहाँ पर पार्टी चेंज हो गई है, और ये भी प्राइवेट नेचर का है। तो का गा के विरुद्ध खा के विरुद्ध दिया गया निर्णय नहीं ला सकता है। यदि डिस्प्यूट का और खा के बीच होता पुनः, तो लाया जा सकता था, क्योंकि पार्टीज सेम हो जाती। ठीक है, रेलिवेंट हो सकता था, लेकिन और रेलिवेंट कहीं और हो सकता था। ठीक है, रेलिवेंट कहाँ हो सकता था? सेक्शन 8 में हो सकता था। मान लीजिए दोबारा इसने जो है जार कर्म के लिए अभियोजन किया खा पर, तो वो सेक्शन 8 में, ठीक है, रेलिवेंट हो जाता कि बार बार ये जो है ऐसा कर रहा है, दोबारा वही अपराध कर रहा है। लेकिन यहाँ पर पार्टी चेंज हो गई। ठीक, और ये व्यक्तिगत नेचर का क्यों है? क्योंकि जार कर्म, द्विविवाह, ठीक है, आदि से संबंधित जो निर्णय होते हैं वो व्यक्तिगत प्रकृति के होते हैं, सिर्फ पार्टियों के बीच लागू होते हैं, पब्लिक नेचर के नहीं होते हैं। विवाह विषयक मामला ये भी है, दोनों चैप्टर वही लिखा है, लेकिन विवाह विषयक वहां सेक्शन 40 में जो लिखा है वो डाइवोर्स को इंडिकेट कर रहा है, न कि द्विविवाह और जार कर्म को। ठीक है, ऑफेंसेज अगेंस्ट मैरिज में बहुत कुछ आता है। ठीक है, टाइटल्स में बहुत कुछ आता है, लेकिन तलाक एक ऐसा शब्द है जो पब्लिक नेचर का होता है। विवाह है, मौजूद है, पब्लिक नेचर, विवाह विच्छेद हो गया है, पब्लिक नेचर, लेकिन जार कर्म प्राइवेट नेचर है, द्विविवाह प्राइवेट नेचर है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट पक्षकार सहमति दे सकता है कि नहीं ठीक है, 2 नहीं 4 शादी करिए, हमें कोई समस्या नहीं है। ठीक, तो इस चीज को, ये एक दृष्टांत है, सीधा सीधा आपको समझना है कि हम कैसे समझें कि ये प्राइवेट नेचर का है या पब्लिक नेचर का। तो वाद के सर्कमस्टांसेज एंड फैक्ट्स पर आप वॉच करिए कि क्या इसमें दिया गया निर्णय या यहां पर लाया गया मामला दुनिया को बताने के लिए है या व्यक्तिगत अधिकार को डिसाइड करने के लिए, व्यक्तिगत अधिकार भंग को के लिए जो है दंडित करने की बात की जा रही है। तो दोनों जगहों पर, चाहे जार कर्म हो चाहे द्विविवाह हो, दोनों जगहों पर व्यक्तिगत प्रकार का, पर्सनल टाइप का जो है मामला है। इसलिए पार्टीज चेंज होने के कारण, पक्षकार चेंज होने के कारण खा के विरुद्ध दिया गया निर्णय गा के विरुद्ध सुसंगत नहीं होगा। क्लियर है? सिमिलरली दिया हुआ है इलुस्ट्रेशन सी, खा का अभियोजन का इसलिए करता है कि उसने का की गाय चुराई है, खा दोष सिद्ध, यानी खा को चोरी के लिए, का की गाय चुराने के लिए जो है दोषी ठहरा दिया गया। अच्छी बात। फिर तत्पश्चात का उस गाय के लिए खा
जिसे खा ने दोष सिद्ध होने से पूर्व गा को बेच दिया था, गा पर वाद लाता है, तो खा के विरुद्ध वह निर्णय का और गा के बीच विसंगत है। ठीक है, क्यों विसंगत है? यहाँ चोरी के लिए दंड दिया गया, देखिए थोड़ा सा नेचर चेंज हो जाएगा आपका कहने का। यहाँ चोरी के लिए जजमेंट दिया गया है, टाइटल का निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है, और जब गा के विरुद्ध लाता है वाद, ठीक है, गा के विरुद्ध वाद लाता है, ये गाय मेरी है, मुझे वापस कर दीजिए, तो ये ऑफेंस के लिए लाया गया वाद नहीं है, बल्कि अपनी टाइटल को साबित करने के लिए लाया गया वाद है। तो यदि सप्रतिफल अंतर्ती है गा, तो फिर उसके भी हक को मेंटेन रखना होगा। तो खा चोर है, उसके लिए दंडित किया गया, यह एक अलग बात है। का आपकी गाय है वो, ये बात अलग है। और जिससे खा के ही पास गाय होती तो आप ले सकते थे, सुसंगत था। लेकिन गा दो सिद्धि के पहले गा ने गाय खरीद ली है, अगर वो सप्रतिफल अंतर्ती है तो खा के विरुद्ध दिया गया निर्णय विसंगत होगा। ठीक है, खा के विरुद्ध दिया गया निर्णय विसंगत होगा। यह बात ये बताना चाहे हैं इलस्ट्रेशन सी में, यानी कि का और खा के बीच चोरी के संबंध में निर्णय दिया गया है, टाइटल का निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है, किसी बात को मानते हुए, ठीक है, देखिए आपने रेलिवेंट पढ़ लिया, प्रूव्ड डिस्प्रूव्ड नॉट प्रूव्ड पढ़ लिया, ठीक है, हर चीज पढ़ लिया, तो बहुत सीधी सी बात जान लीजिएगा, किसी तथ्य के आधार पे किसी अन्य तथ्य का अस्तित्व माने जाने का मतलब यह नहीं होता है कि जिस तथ्य के आधार पर माना गया है उसका टाइटल निर्धारित किया गया है। टाइटल सूट अलग होता है। ठीक है, हक की बात करिए तो हक के निर्धारण का वाद लाना पड़ेगा। यहां पर गाय का की है या नहीं है, इस बात का निर्धारण नहीं किया गया है, केवल चोरी का निर्धारण किया गया है। तो किसी फैक्ट के आधार पर माना गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह जो है टाइटल का निर्धारण हुआ है, इसलिए भी यह विसंगत है। ठीक है, क्योंकि का और गा के बीच जो वाद है वो गाय के टाइटल के लिए वाद है। ठीक है, इसलिए खा के विरुद्ध दिया गया निर्णय विसंगत है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका जो है एक पार्ट हो गया रेस जुडिकेटा से रिलेटेड। यहां पर समय आप लोगों का लगना था, समझ लिए। कभी भी न प्री में, आप पूरा प्री मेंस कहीं का भी प्रश्न यहां से रिलेटेड देख लीजिए, कलम नहीं रुकेगी आपकी। ठीक है, क्लियर है? इससे आसानी से आपको नहीं समझाया जा सकता है, और अगर इतनी आसानी से आप समझ रहे हैं तो आप मान करके चलिए कि एविडेंस में आपको समस्या फिर नहीं होनी है। सबसे गूढ़तम बातों में सेक्शन 40 से 43 तक आता है, इसको समझना जरूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात मिलेगी वो बर्डन ऑफ प्रूफ और आनस ऑफ प्रूफ में मिलेगी, बाकी कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।